रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर? यस मैम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये जो है ये कंप्लीट किया था। फीफो लिफो का कंसेप्ट बोला था। आज हम लोग जो है इस पे जो क्वेश्चन है वो करेंगे, एमसीक्यू वगैरह करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। तो इलास्ट्रेशन वन तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था, और एक थ्योरी पढ़ेंगे परपेचुअल सिस्टम, और जो है परपेचुअल इन्वेंटरी, और एक होता है फिजिकल स्टॉक, पीरियोडिक और परपेचुअल, ये दोनों का डिफरेंस। अच्छा, इलास्ट्रेशन वन कर लिया, इलास्ट्रेशन टू से स्टार्ट। इलास्ट्रेशन टू में बोला है मैन्युफैक्चरर हैज फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ परचेज ऑफ कंडेंसर which he uses while manufacturing reducet। जब वो reducet मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये कंडेंसर यूज करते हैं, तो ये इन्होंने परचेज किया है, तो ये मैन्युफैक्चर है, तो इनको चाहिए क्या होता है कंडेंसर, जो कि इन्होंने परचेज किया है 4 दिसंबर को 900 यूनिट 50 करके, दिसंबर 10 को 400 यूनिट 55 करके, 11 दिसंबर को 300 यूनिट 55 करके, 19 दिसंबर को 200 यूनिट 60 रुपीज करके, और इधर हो गया 847। 1600 यूनिट वेर इशूड। इशूड का मतलब है कि फैक्ट्री में चीजों को पहुंचाना, ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए। तो ये जितना 2600 टोटल इन्होंने परचेस किया, जिसमें से 1600 यूनिट उन्होंने इशू किया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18 दिसंबर। बोल रहा है कि 18 दिसंबर तक उन्होंने 1600 यूनिट जो है फैक्ट्री में भेजा, रेडियो में वो लगा के, मतलब रेडी करने के लिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू बताना है, और ये क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ फीफो। हमें फीफो मेथड का यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने इलास्ट्रेशन में यहीं पर समझा दिया था, ठीक है, इसी में लिख के। इलास्ट्रेशन टू भी हम लोग उसी तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फीफो मेथड में क्या होता है, फीफो मेथड देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हम लोगों ने इस तरीके से सीक्वेंस में परचेस किया है, तो जो सबसे पहले परचेस किया है, जब प्रोडक्शन में इशू करने का बात आएगा, प्रोडक्शन करते वक्त इशू, इशू का मतलब है मेटेरियल को फैक्ट्री तक भेजना स्टोर से, तब सबसे पहले जो खरीदा गया था वो सबसे पहले भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब खत्म हो जाएगा तब नेक्स्ट वाले में जो है हमें नेक्स्ट वाला लेना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी अगर हम लोगों ने 18 दिसंबर तक 1600 यूनिट जो है क्या बोलते हैं उसे इशू किया है, तो कौन कौन सा स्टॉक हम लोगों ने इशू किया होगा। तो देखो 18 दिसंबर तक तो हम लोगों ने परचेस कैसे किया, पहले किया है 4 दिसंबर को, ठीक है, 900 यूनिट, ये हो गया 4 दिसंबर को। उसके बाद 10 दिसंबर को ये हो जाएगा 400 यूनिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट 11 दिसंबर, 11 दिसंबर को 300 यूनिट, और 19 को 200, और यहाँ पर 28 दिसंबर को 800, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये दिसंबर है, ये दोनों 12 है। अच्छा, इसका रेट भी दे दिया है, ये @55, ये @60, @47, और ये आगे का कहाँ चला गया, 50 और 55। गायब भी हो गए। अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपसे करने का नहीं। अच्छा, तो देखो इस तरीके से हुआ है, तो अब हमें बोला है कि 18 दिसंबर तक, मेरा ड्रॉ करना ही बेकार हो गया, 18 दिसंबर तक हम लोगों ने जो है इशू किया है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब अगर 18 दिसंबर तक 1600 का इशू चला है, तो कौन कौन सा स्टॉक हम लोगों ने इशू किया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे होगा। देखो डेट वाइज ही दिया है, 4th के बाद 10th, उसके बाद 11, 19, 28, इसका मतलब सबसे पहले 900 यूनिट इशू हुआ है, उसके बाद 400 यूनिट इशू हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 300 यूनिट इशू हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को 1600 इशू करना है, तो सबसे पहले 900 हुआ होगा, फिर 400, फिर 300, फिर 200। क्या ये 16
100 बन गया। देखते हैं 3+2 5, 5+4 9, 9 और 9 तो ये 1800 हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इतना हम लोगों ने इशू किया होगा, 9 और 4 13, और ये हो गया 1600 यूनिट इशू किया होगा, ठीक है। अब फीफो में हमें क्या बताना है, हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। तो 900 400 और 300 इतना यूनिट अगर हम लोगों ने इशू कर दिया तो बचा कितना, ये दो 200 और 800, 200 और 800 का वैल्यूएशन कितना होगा, 200 इंटू 60 और 800 इंटू 47, देखो वही लिखा हुआ, 200 इंटू 60, 800 इंटू 47। तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन फीफो मेथड के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं लीफो से करने के लिए बोला है, इसी क्वेश्चन को मैं लीफो से करने के लिए बोला है। तो लीफो में थोड़ा सा पॉइंट और कुछ एडिशंस कर दिया। इन द प्रीवियस एग्जांपल एज्यूम दैट फॉलोइंग इश्यूज वर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर में ये सारे इश्यूज हुए हैं, ठीक है। तो फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक कैसे काउंट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ना इस तरीके से इन्होंने करके दिखाया है, जैसे उसमें पूरा करके नहीं दिखाया था, यहाँ पर इन्होंने करके दिखाया है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर ये करके बता देते हैं, इलास्ट्रेशन पूरा फॉर्मेट के साथ करके बता देते हैं। तो इसको बेसिकली बोला जाता है स्टोर लेजर, ठीक है। कि ये कैसा लेजर है जहां पर मटेरियल का रिसीप्ट, इश्यूज और बैलेंस ये हमें दिखेगा। तो हमें लिफो मेथड से ये स्टोर लेजर या स्टॉक लेजर, स्टोर में जो स्टोर में स्टॉक रहता है तो इसे स्टॉक लेजर भी बोलते हैं, स्टोर लेजर भी बोलते हैं। तो हम लोग ये स्टोर लेजर बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टोर लेजर लिफो मेथड से करेंगे, ठीक है। तो एक डेट का कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स चाहे तो बना सकते, चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। डायरेक्टली पर्टिकुलर इन्होंने नहीं बनाया, तो हम लोग भी चाहे तो नहीं बना सकते, ठीक है। चाहे तो पर्टिकुलर बना के वहां लिखा क्या जाता है, जैसे परचेस हुआ परचेस लिख दिया, इशू हुआ इशू लिख दिया। लिखे तो भी ठीक है, ना लिखे तो भी ठीक है, क्योंकि वैसे ही कॉलम बड़ा हो जाता है, तो चाहे तो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। फिर रिसिप्ट, रिसिप्ट में 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सेम तरीके से इश्यूज, इश्यूज में भी 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट और बैलेंस। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ये 3 कॉलम करना पड़ता है हमेशा। रिसिप्ट के अंदर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इश्यूज के अंदर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस के अंदर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है। अब हमें इसे करना कैसे, कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ये क्वेश्चन में ये इश्यूज हमें लेना है, और साथ ही साथ प्रीवियस एग्जाम्पल को भी पंच करना है। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में ये था, ये सब परचेस वाला डेटा था, तो इसको लेना है। तो सबसे पहले 4 दिसंबर आ रहा है, तो हमें डेट वाइज चलना होता है। तो यहाँ पर डेट कौन कौन सा है, देखो 4 सब दिसंबर का है, 4 4 के बाद 10, ठीक है। 4 उसके बाद 10 11 19। ये डेट क्यों लिख रहे हैं अभी बताते हैं। ये देखो ये मिल गया 19, उसके बाद यहाँ पर 28, ये हो जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ पर फिफ्थ है, फिफ्थ 20 और 29, इसका मतलब 19 के बाद यहाँ 20 वाला ट्रांजैक्शन जाएगा और 4th के बाद 5th वाला ट्रांजैक्शन आएगा। तो हमें इस प्रोसेस में चलना पड़ेगा, ठीक है। डेट वाइज जैसे लेजर जर्नल बनाते हैं, सेम उसी तरीके से होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले 4 दिसंबर का यहाँ पर लिख लेते हैं। 4 दिसंबर सबसे अर्लीस्ट वाला डेट है, तो 4 दिसंबर को क्या हुआ है, 4 दिसंबर को परचेज हुआ है। तो 4 दिसंबर को परचेज जो है वो है हम लोग का 900 यूनिट एट द रेट ऑफ 50 करके। तो यहाँ पर लिख देंगे परचेज बाय 900 यूनिट एट द रेट ऑफ 50 करके, तो ये हो जाएगा 45,000, ठीक है। इशू कुछ भी नहीं हुआ, तो बैलेंस कितना दिखेगा, हमारे पास 900 ही पड़ा हुआ है, 50 रुपीज वाला 45,000। हम लोग लेकिन लीफो मेथड करें, इसका हमें ध्यान रखना है। 4th के बाद कौन सा डेट आना चाहिए, 4th के बाद 5th आना चाहिए। क्या 5th रिलेटेड कुछ है, अब क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे है तो ये थोड़ा इश्यूज हो रहा है। 5th दिसंबर को 500 यूनिट, तो 5th दिसंबर को क्या हुआ है,
5 दिसंबर को इशू हुआ है, ठीक है, कितना 500 यूनिट, ये पूरा डेटा इशू का है। तो 500 यूनिट इशू हुआ है, तो 500 यूनिट इशू हुआ है, तो इशू के कॉलम में लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये इशू का कॉलम। अब इसका रेट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारे पास गोडाउन में 900 यूनिट स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें से हमें 500 जो है फैक्ट्री में ट्रांसफर करना है। तो उसका रेट कितना हो जाएगा, जो रेट, एक ही तो रेट का सामान पड़ा हुआ है, तो उसका रेट भी 50 करके ही होगा, मेरे पास जो सामान है उसी से मुझे फैक्ट्री में पहुंचाना है प्रोडक्शन के लिए, तो फिर उसका रेट भी उतना ही होगा। तो ये हो गया 25,000, ठीक है। अब बचा कितना, 900 में से 500 चला गया, तो बचा 450 रुपीज वाला ही बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000। फिफ्थ के बाद 6 दिसंबर का ट्रांजैक्शन दिखाना चाहिए, तो यहाँ तो मुझे कुछ 6 नहीं दिख रहा है, देखते हैं ऊपर कुछ 6 दिसंबर का ट्रांजैक्शन है या नहीं। 6 का नहीं, इसके बाद 7 होना चाहिए, क्या यहाँ कुछ 7 अवेलेबल है, नहीं है, नीचे था, नहीं है। 8, यहाँ पर 20 और 29 है, ठीक है, चलो काफी दूर का है, तो ये 7 के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 8, 9, 10, तो इसका मतलब 10th वाला ट्रांजैक्शन हमें लेना पड़ेगा, तो 10th ऑफ दिसंबर, ठीक है, इसके बाद 10th दिसंबर। 10th दिसंबर को हम लोगों ने क्या किया, परचेज किया है 400 यूनिट 55 करके, तो 400 यूनिट 55 करके कितना हो जाएगा, 400 इंटू 55 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 400 इंटू 22 50, 22,000, ओनली 22,000। फिर यहाँ पर फिर बैलेंस कितना दिखाएंगे, लीफो मेथड में हमें बैलेंस को ऐड वैड नहीं करना होता है, फीफो में भी नहीं करना होता है, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमें देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअली डेट पे इंडिविजुअली क्या क्या स्टॉक आया। तो पहले जो स्टॉक पड़ा हुआ है 450 रुपीज वाला 20,000, उसके बाद अभी हमारे पास फिर से 400 का ही स्टॉक रिसीव हुआ 55 करके, जिसका वैल्यू है 22,000। हमें ये सारी चीजों को अलग अलग दिखाना चाहिए, तो हम ऐसे कवर कर देते हैं, नेसेसरी नहीं है, करने से क्या है वो दिखता है कि भाई ये इस टाइम पीरियड का है, ठीक है, तो वो समझने में आसानी होता है, इसलिए हम करते हैं, करना नेसेसरी नहीं है। 10 के बाद 11 होगा, तो 11 दिसंबर में, क्योंकि वो जो इश्यूज वाला क्वेश्चन में दिया हुआ ना वो 20 और 23 है शायद, ठीक है, तो 11 वाला अब होगा। 11 को फिर से इन्होंने परचेस किया है 300 यूनिट, तो 11 दिसंबर को फिर से परचेस किया है 300 यूनिट, वो भी 55 रुपीज करके, तो 55 इंटू 300 कितना होगा, 16,500 16,500। तो हमारे पास पहले 400 था, फिर 400 और अब 300, ठीक है, तो ये 50 वाला, ये 55 वाला, ये 55 वाला वैल्यू देख देख के बस लिख देंगे, 20,000, 22,000 और ये 16,500, ठीक है, तो ये हो गया ऐसे, और इसको मैंने ऐसे कर दिया। 11 दिसंबर के बाद 12 होना चाहिए, क्या 12 का कोई ट्रांजैक्शन है, नहीं है। और ये है 19 और 28, मुझे जितना याद आ रहा है वहां जो इश्यूज था वो आफ्टर 20 था, तो इसका मतलब 19 वाला भी अभी हम लोग लिख सकते हैं। तो 19 दिसंबर में क्या हुआ है, फिर से परचेज हुआ है 200 यूनिट 60 रुपीज करके, तो 19 दिसंबर में 200 यूनिट 60 रुपीज करके परचेज हुआ है, यानी ये हो जाएगा 12,000, ठीक है। तो कितना बच गया, 400, 400, 300 और ये 200, ठीक है। सबका रेट पता है, बस देख देख के लिखना होता है, 50, 55, 55 और ये हो गया 60, 20,000, 22, 16,500 और 12,000, ठीक है। तो ये 4 तरीके का स्टॉक अभी हमारे पास पड़ा है। 19 के बाद आई थिंक अब हमें इशू वाले में जाना चाहिए, वहां 23 से स्टार्ट था, ये 28 है, मुझे लगता है ये सबसे लास्ट वाला आ जाएगा। हाँ ये देखो 20 वाला आ गया, 20 में इशू हुआ है 600, ठीक है। अब 28 को इशू हुआ है 600। अब यहाँ पर इशू वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट 600 नहीं लिख सकते, हम लोग फॉलो कर रहे हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये रहा स्टॉक का डिटेल्स क्वांटिटी में, तो लास्ट इन कौन सा है, ये चारों में से लास्ट इन कौन सा, सबसे लास्ट कौन सा आया हमारे पास गोडाउन में, 200 वाला है ना। तो हमें कितना इशू करने बोला है, हमें इशू करने बोला है 600, तो सबसे पहले 200 से इशू करेंगे, तो 200 से इशू करने से काफी नहीं है, क्योंकि हमें 600 इशू करना है, तो 200 से जो करेंगे उसका रेट 60 करके 12,000। अच्छा, और कितना इशू करना पड़ेगा और कहाँ से करना पड़ेगा आफ्टर 200, 300 and 100 300 यहाँ से पूरा 55 करके 16
500 और ये हो गया 500 और 600 मतलब और 100 ये 400 से, ठीक है। तो ये 55 करके, तो ये हो गया 5500, ठीक है, ये बन गया। तो अब हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ये पूरा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसमें से 100 चला गया, तो कितना कितना बचा हुआ है अब, ये 400, पूरा 400 ही बचा हुआ है, 600. 400 और ये वाला बचा हुआ है 200। तो ये 50 वाला, ये 55 वाला, 50 वाला 20,000 और 55 वाला का वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 200 इंटू 55। मैम ওটা 300 হবে 200 না. अच्छा 300, ठीक है, तो 300 इंटू 55, 16,500 यहाँ से देख लेते हैं, ये वैल्यू। अच्छा, फिर 20 दिसंबर के बाद कौन सा आएगा, 20 के बाद आई थिंक 28 था, आगे पीछे क्वेश्चन क्यों देता है, ये रहा 28 परचेज, ठीक है। 28 में परचेज हो गया है कितना, 847 करके, तो 847 करके कितना होगा ये देखना पड़ेगा। 37,600. अच्छा 37,600, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 400 300 और ये 800, 400 वाला 50 एट द रेट, ये 55 एट द रेट, ये 47 एट द रेट, ठीक है। अब ये देख देख के लिख देते हैं यहाँ से, 20,000 ये हो जाएगा 16,500 और ये मल्टीप्लाई करके 37,600 आया, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब 28 के बाद लास्ट, ये 29 वाला यहाँ से कंप्लीट हो गया। अच्छा हुआ नहीं तो आगे पीछे करते करते टाइम, ये हो गया 500। 500 अब हमें क्या करना है, इशू करना है, तो 500 इशू करेंगे, तो बोलो कैसे होगा, 500 कहाँ से देना पड़ेगा, पूरा का पूरा कहाँ से चला जाएगा, 800। 500 into 47. 500 इंटू 47 करने से जितना होगा उतना, कितना होगा, 23,500. 23,500, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर बचा कितना, फिर ये 400 300 और ये 800 से 500 गया तो 300 बचा हुआ है, तो ये हो गया 50 55 और यहाँ पर हो गया 47, तो 50 वाला 20,000, 55 16,500 और ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 300 इंटू 47, 100. 14,100. 14,000 हो गया, ठीक है, ये लिखो होता है। वैसे हमारे लिए ये सब क्वेश्चन उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आता नहीं है, हम लोग का एडजस्टेड सेलिंग प्राइस ही मेनली आता है, फिर भी है तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये थर्ड वाला हो गया। अच्छा, यहाँ पर वो सब डिटेल्स बोला है कि कैसे करके हुआ नहीं हुआ, ये सब बोला, ठीक है, जरूरत नहीं। फिर यहाँ पर इलास्ट्रेशन 4 में बोला है, इन द सेम एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडियो सेट गिवन अर्लियर, जो दिया हुआ था, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग एवरेज प्राइस मेथड। अगर हमें एवरेज प्राइस मेथड से कैलकुलेट करने बोले तो क्या होगा, तो हमें कौन सा सेम एग्जांपल लेने के लिए बोला है, जहां पर वो रेडियो सेट गिवन अर्लियर मतलब पहला वाला, मतलब ये वाले क्वेश्चन को, सीधा बात है, इलास्ट्रेशन 2 का बात कर रहा है ये लोग, इलास्ट्रेशन 2 वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग एवरेज प्राइस मेथड से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो एवरेज प्राइस में देखो, सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज दोनों होता है, बट यहाँ पर हम लोगों को सिंपल एवरेज ही दे रखा है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि क्वेश्चन में सिंपल एवरेज करने बोला है, क्योंकि यहाँ पर देखो सिंपल एवरेज का सिस्टम बताया, फिर इलास्ट्रेशन 4 लिया, एक्चुअली इसी मेथड को बताने के लिए एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। वो पढ़ने से समझ में आ जाता है, अगर जरूरत नहीं हम तो बता दे रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करके होगा, तो इसमें देखो इलास्ट्रेशन 4 में क्या करेंगे, क्योंकि हमें सिंपल एवरेज से निकालने के लिए बोला है, हमें सिर्फ इलास्ट्रेशन 2 वाले एग्जांपल से करने बोला है। तो सिंपल एवरेज में सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ता है एवरेज प्राइस रेट, ठीक है। एवरेज प्राइस रेट कैसे निकालेंगे, जितने सारे प्राइसेस होंगे सबका एवरेज निकालना पड़ेगा, मतलब जो भी स्टॉक हम लोगों ने परचेज किया उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कितने सारे प्राइस है, 50 55 55 60 47, ठीक है, इतना सारा
परचेज प्राइस था और कुछ नहीं था, डिवाइडेड बाय जितना सारा आइटम है 1 2 3 4 5। अब ये देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, 50 55 55 60 47 267 डिवाइडेड बाय 5, मतलब इसका रेट हो गया 53.4। मतलब ये एवरेज रेट निकल के आ गया। अभी हमें अगर पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना रहेगा, अगर 2600 टोटल हम लोगों ने परचेज किया था, उसमें से 1600 यूनिट इशू हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी कितना होगा? 1000। 1000। तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल हो जाएगा 2600 माइनस 1600, यानी कि 1000 यूनिट। ठीक है, अब इसका हमें वैल्यू निकाल के देना है सिंपल एवरेज मेथड से, तो वैल्यू हो जाएगा 1000 इंटू जो सिंपल रेट, ठीक है, 53,400। नॉर्मली ये थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, कॉस्ट में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ जैसे बोला है मैंने वैसे बता दिया, ठीक है। तो ये सिंपल एवरेज करके यहाँ पर ऐसे बोला है, ठीक है। उसमें बहुत सारा पॉइंट रहता है कि जैसे बीच में फिर से इशू हुआ, ऐसे हुआ, तो उसमें अलग होगा। चलो ठीक है, यहाँ जितना बताया हमारे लिए उतना ही करना है अकाउंट्स में, इससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं। अगर सिंपल एवरेज प्राइस मेथड बोला, सारे प्राइस का एवरेज निकाल लेना है, अब जितना क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने बोलेगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोग क्वांटिटी निकाल लेंगे कितना है इंटू एवरेज रेट लगा लेंगे, जो आंसर आएगा वही हम लोगों का, मतलब जो आएगा कैलकुलेशन पे वही आंसर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर क्या 53,400, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, ये भी बता देते हैं क्या बोला है। बोल रहा है कि लेटेस्ट ट्राई टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ फीफो लिफो एंड सिंपल एवरेज प्राइस मेथड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट। इस चार्ट के हेल्प से हमें बताना है फीफो लिफो और सिंपल एवरेज का आंसर क्या होगा। तो हम लोगों ने यूनिट परचेज किया है 10th जन को 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 50 करके, 15 जन को 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 60 करके, और यूनिट इशू किया है 20th जन को 500 यूनिट, ठीक है। तो अगर हम लोग फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा, अगर हम लोग लीफो फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर सिंपल एवरेज कर रहे हैं तो क्या होगा। जैसे हम फीफो का बताते हैं, फीफो का क्या होगा। फीफो में देखो हम लोगों ने 10th जन को परचेस किया, फिर 15th को परचेस किया, 20th को इशू किया, मतलब लगातार दो परचेस आफ्टर दैट इशू हुआ। तो इसका मतलब जब हम लोग 500 इशू कर रहे हैं तो फिर कहाँ से लिया वो स्टॉक, कहाँ से लिया? 500 into 50। 500 जो पहला वाला है उसी से ले लिया, ठीक है, इससे ले लिया 500 पहला वाला। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा उसका वैल्यू कितना होगा? 500 into 60। ये होगा, यानी कि 30,000 ये कर रखा है, ठीक है। अगर लीफो करते हैं, अगर इस जो लास्ट में रिसीव हुआ वो इशू होगा, तो फिर इसका मतलब फिर क्लोजिंग स्टॉक में कितना रह जाएगा? 500 into 50। तब ये वाला रह जाएगा, ठीक है, दो ही तो दिया। और अगर एवरेज बोला तो क्या होगा, एवरेज का कैसे निकालेंगे, अभी सिखा है। रेट का एवरेज कर लेना है, मतलब 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, यानी 110 डिवाइडेड बाई 2, यानी 55 हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना रहेगा, हमारे पास 1000 था, 1000 में से 500 चला गया, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना रहेगा, क्वांटिटी में 500, 500 का रेट हम लोग कितना करके लगाएंगे 55। तो 500 इंटू 55 27,500 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। इसके बाद वेटेड एवरेज में जो है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री इनटू वेटेड एवरेज प्राइस निकालना पड़ता है। वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकालना पड़ता है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द पीरियड। अच्छा, इस पे क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन है, बता देते हैं। इलास्ट्रेशन 5 ये वाला, ये किया हुआ है, हम भी करके बता देते हैं। बोला है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन इन इलास्ट्रेशन 2 एंड 3, मतलब 2 एंड 3 को कंबाइन करना पड़ेगा, मतलब अगेन वही लीफो में जो हुआ था 2 लेना पड़ा कि कितना कितना इशू हुआ है, वो 3 में सॉरी कितना परचेस हुआ है वो 2 में दिया हुआ है, इशू वाला डेटा हमें 3 वाला लेना है, और दोनों को मिला के वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से करना है। मतलब ये जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया ये वाला, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमें वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं इलास्ट्रेशन 5, स्टोर लेजर वेटेड एवरेज प्राइस।
डेट particular receipt issues quantity rate amount balance। सबसे पहले यहाँ से देख के कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोगों ने 4 दिसंबर को परचेज किया था, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में बार बार जाएंगे तो टाइम लगेगा, जितना डेटा यहाँ से हम ले सकते हैं ले ले रहे हैं, ठीक है। 4 दिसंबर को हम लोगों ने परचेज किया 950, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे स्टार्टिंग में 950, तो ये हो जाएगा 45,000, ठीक है। फिर यहाँ पर बैलेंस में लिख लेंगे 900 और 50, ये हो जाएगा हम लोग का 45,000, ठीक है। फिर 4 दिसंबर के बाद क्या हुआ है 5 दिसंबर, और ये देख के लग रहा है कि हम लोगों ने 500 इशू किया है, ठीक है। तो 5 दिसंबर को 500 इशू किया है, तो यहाँ पर 500 लिखेंगे। अच्छा, अब एवरेज कैसे करें, क्योंकि एवरेज करने के लिए मिनिमम 2 डेटा होना चाहिए। अभी तो हमारे पास बस एक ही डेटा है 900 यूनिट एट द रेट ऑफ 50 वाला, तो फिर अगर हम लोग इसका एवरेज तो कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 50 वाला ही, इसका मतलब जब इशू होगा 500 यूनिट वो 50 रेट से ही लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25,000। अब बचा कितना 400 यूनिट, ठीक है। और वो कितना रेट वाला है 50 रेट वाला ही है, क्योंकि जब एवरेज अभी तक हुआ ही नहीं है तो नॉर्मल कंसेप्ट से हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर हो गया 20,000 इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये सेम ऐसे हो गया। फिर हम लोगों ने 400 परचेस किया 55 वाला, जिसका वैल्यू हो जाएगा 22,000 10 दिसंबर को, ठीक है। तो 10 दिसंबर को 400 यूनिट 55 रुपीज वाला 22,000। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ ध्यान से देखना चाहिए हमें। अब हमारे पास टोटल कितना हो गया। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है सारी चीजों को मिक्सड अप कर देना। तो क्वांटिटी पहले 400 था, अभी फिर से 400 हम लोगों ने परचेस किया, तो मिक्सड करने से वो 800 होता है। और उसका वैल्यू पहले 400 का वैल्यू 20,000 था, और अभी जो 400 रिसीव किया उसका वैल्यू 22,000, मतलब टोटल अमाउंट हम लोग का हो जाता है 42,000। अब हम लोग रेट कैसे निकालेंगे, अब ये टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, क्योंकि अब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास पहले 900 आया, फिर 500 इशू हुआ, अब 400 आया, ऐसे इंडिविजुअली नहीं बोलेंगे, क्योंकि एवरेज कर रहे हैं। एवरेज करने का मतलब मिक्स्ड अप, मतलब टोटल क्वांटिटी टोटल वैल्यू मिक्स्ड अप कर दो, फिर देखो कि रेट कितना हो रहा है। तो अगर 42,000 का हमारे पास स्टॉक है रुपीस के अकॉर्डिंग, और उसका क्वांटिटी अगर 800 है, तो पर यूनिट का वैल्यू कितना हो, मतलब 52.5। 52.5 ये हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड करने से आता है 42,000, ये समझाने के लिए, मतलब याद रखने के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा 52.5। अच्छा, अब 10 दिसंबर के बाद क्या हुआ, 11th को परचेज हुआ है 355 करके, 355 करके इसका आंसर आ रखा है हम लोग का 16,500। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, अलग अलग नहीं लिखेंगे, एवरेज करें तो 800 में और 300 एड ऑन हो गया, तो कितना हो जाएगा 1100। और 42,000 में 16,500 और एड ऑन हो गया, तो ये हो जाएगा 58,500। अब ये दोनों को डिवाइड करने से यहाँ जो रेट आएगा वही हमें लिखना पड़ेगा, कितना आएगा 53.18। 53.18। अच्छा ठीक है, 53.18 लिख दिया हमने। इसके बाद 11 दिसंबर के बाद ठीक है, देखो तो ठीक है, देखो तो यहाँ पर 19 दिसंबर, तो 19 दिसंबर को देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद परचेस हुआ है 260 करके, तो ये हो जाएगा 12,000, ठीक है। तो अब यहाँ पर परचेस हुआ तो 1100 था और 200 आ जाएगा, तो फिर कितना हो गया 1300, ठीक है। और 58,500 में 12,000 और वैल्यू एड ऑन हो गया, तो ये 500 रहा, ये हो गया 8 + 2 10 0 70 होगा शायद, हाँ ठीक है 70,500। अब डिवाइड करके देख लो रेट कितना आ रहा है।
54.23. तो 54.23, ठीक है। अब 19 दिसंबर के बाद यहाँ पर 20 दिसंबर इशू हुआ है। अब देख लेते हैं 300, 400, 500 और 600 इशू हुआ है। 20 दिसंबर को 600 इशू हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 600 यहाँ पर लिखेंगे। रेट कौन सा लगाएंगे? जो रेट चल रहा है हमारा, तो एवरेज में अच्छा ये की रेट चल रहा है, हमें देखने का जरूरत ही नहीं है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कितना आएगा। 16 टू 54.23, 60 बोल रहे, सॉरी 32,538.46. 32,538.46, हम 38 तक ही लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब 1300 में से 600 चला गया तो कितना बचेगा? 700। और 70,500 का जो स्टॉक का वैल्यू था वो कम हो जाता है 32,538 से, तो कितना बन गया? 37,962 डिवाइडेड बाय 700, तो ये कितना हो जाएगा? 54.2। उतना ही आ रहा है, ठीक है, उतना ही आएगा क्योंकि बीच में कुछ एड ऑन हुआ इस वजह से। 28 के बाद 28, 800 परचेस हुआ है, 47 करके 37,600 है। 800 परचेस हुआ है 47 करके, तो 37,500 होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये परचेस हुआ है, इसमें 700 में 800 एड ऑन हो जाएगा तो 1500 हो जाएगा, और 37,962 में 37,500 ऐड होगा। 37,500 और 37,962, 75,462 हो रहा है। तो ये 462 मेरा आया कि मेरा गलत है? क्योंकि यहाँ दिया है 562। तो ये तो 600। हम्म, ठीक है, वो 600 होगा, इस वजह से गलत होगा। 75,560, 75,562 डिवाइडेड बाई 1500, 50.37, ठीक है। यहाँ मैंने गलत लिखा था, 600 लिखना चाहिए था, मैंने 500 लिख दिया था, ठीक है। अब 29 को इशू हुआ है 500, खत्म हो जाएगा। फिर 29 को इशू हुआ है 500, कितना करके रेट लेंगे? 50.37, देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, और बचेगा कितना? 1000 बचेगा, ठीक है। और यहाँ वैल्यू वैल्यू निकालेंगे तब कैलकुलेट कर। 50.37 इंटू 5, 25,184 माइनस 75,562, 50,377। इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से तो पता चल जाएगा कितना करके होगा। 50.37, यही लास्ट था, 29 दिसंबर वाला ही लास्ट था। तो उसी सेम क्वेश्चन से हमें वेटेड एवरेज मेथड से करने के लिए बोला। नेक्स्ट यहाँ पर चलो, तो ये परपिचुअल इन्वेंट्री में अगर करते तो क्या होता वो बता रखा है, ठीक है, उतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन अभी मैंने बताया नहीं परपिचुअल, तो हम समझा भी नहीं सकते इसको, ठीक है। इसको समझाने के लिए पहले परपिचुअल मुझे बताना पड़ेगा तभी पॉसिबल होगा। इलास्ट्रेशन 6 हो गया था, वो तो पहले दिन ही हुआ था, 6, 7। और यहाँ पर 8 तक ये डे 1 में ही हो गया था। उसके बाद लास्ट क्लास में मैंने 9 करवाया, 10 करवाया। अच्छा, 11, 11 से करवाया, फिर यहाँ पर 11 इलास्ट्रेशन। इसमें क्या बोला है देखते हैं। इसमें बोला है कि द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ ए स्पेयर पार्ट्स ऑफ श्री राम मिल्स ना। हमें स्पेयर पार्ट्स का डिटेल्स दिया है कि कितना ओपनिंग था इनका, कितना परचेस किया, कितना इशू हुआ फॉर कंजम्पशन, कितना परचेस हुआ, कितना इशू हुआ, कितना इशूड फॉर कंजम्पशन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे हमें करने के लिए बोला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं श्री राम मिल्स स्टोर लेजर रिसिप्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट issued
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ जैन को ओपनिंग इन्वेंट्री नील, तो अब चाहे तो लिख सकते हैं, इन्होंने लिखा होगा शायद, अगर नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी डेट है तो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे भी तो नील होने वाला है, तो ओपनिंग रिसिप्ट में नहीं जाता है, कहाँ पर लिखना चाहिए, बैलेंस में लिखना चाहिए, ठीक है, तो वो हम लोग का जीरो हो जाए। उसको जीरो को कैसे दिखाए हम एक बार देख लेते हैं। अच्छा, डायरेक्ट नील लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद 1/1/2022 उसी डेट को परचेस हुआ है 100 यूनिट 30 करके, 3000, तो बैलेंस में भी ये आ जाए 3000। फिर 15th को इशू हुआ है फॉर कंजम्पशन 50 यूनिट, तो 15th को इशू हुआ है फॉर कंजम्पशन 50 यूनिट, ठीक है, तो फिर कितना करके रेट लगेगा, 30 वाला रेट वाला स्टॉक पड़ा हुआ है कि तो पड़ा हुआ है, तो एक जब पड़ा हुआ होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 से 50 लेस हो गया, 50 बचा, 30 करके ये हो गया 15, 1500 चला गया, 1500 बचा हुआ है। फिर परचेज हुआ है 240 करके, 240 करके 8050 था, और 200 आया, ये 40 वाला है, ये 30 वाला है, ये 1500 और ये 8000, बस इसमें डेट लिखना है, ये हो जाएगा 1 इसके बाद इशू हुआ है 15 फेब को 100 यूनिट, 15 फेब को 100 यूनिट इशू हुआ है, तो अब फीपो कर रहे हैं, 100 यूनिट कहाँ से देंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन 50 बचा हुआ है वो पूरा लेंगे, और ये 200 से 50 ले लेंगे, हो गया 100, इसका रेट 30 करके, इसका रेट 40 करके, तो ये हो गया 1500, ये हो जाएगा 2000, तो बचेगा कितना, 50 से 50 चला गया जीरो, 200 से 50 चला गया 150 बचेगा, 40 रेट वाला है, तो 15 इंटू 4 60 होता है, तो ये हो गया 6000, ठीक है। अच्छा, 15 फेब के बाद 20th ऑफ फेब इशूड फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन के लिए, ठीक है, तो इशूड फॉर कंजम्पशन कितना बोला है, 100 यूनिट। अच्छा, तो मेरे पास 150 पड़ा हुआ है, तो यहीं से 100 दे देंगे, एक ही रेट वाला पड़ा हुआ है, तो ये हो गया 4000, तो बचा कितना, 50, कितना करके 40 करके, तो ये कितना हो जाएगा 2000, तो क्लोजिंग स्टॉक 2000 हो जाएगा। देख लेते हैं सही बात है, हाँ, 3000 1500 1500 8000, चेक कर लेते, 6000 और 2000, ठीक है, तो ये होगा, ये हो गया फीफो। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 12 सेम क्वेश्चन दिया है, इलास्ट्रेशन 11 को ही बेस करके हमें इसको वेटेड एवरेज में निकाल के दिखाना है, ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 12 सेम क्वेश्चन को वेटेड एवरेज में दिखाना है, स्टोर लेजर वेटेड एवरेज मेथड से करते हैं, डेट रिसीप्ट इशू बैलेंस क्वांटिटी रेट अमाउंट, हम यहीं से देख देख के करते हैं, पहले 1 1 को तो जीरो लिखना है हमारा, सेम क्वेश्चन दिया, 1 1 को हम लोग ओपनिंग बैलेंस को लिखने वाले यहाँ पर नील, ठीक है, फिर उसके बाद उसी डेट को परचेज हुआ है, उसी डेट को परचेज हुआ है, कितना, 100 यूनिट 30 करके, 100 यूनिट 30 करके, फिर 15 जन को 50 यूनिट इशू हुआ है, रेट वही लिख देंगे 30 करके, क्योंकि अभी तक मिक्स नहीं हुआ, जब तक मिक्स नहीं होगा एवरेज कहाँ से करे, ठीक है, तो ये हो गया 1500, तो बचा 50 30 करके, तो ये हो जाएगा 1500। फिर 15 के बाद फर्स्ट ऑफ फेब को परचेस हुआ है 240 करके,
240 करके, मतलब 8000, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, अब मिक्स्ड करेंगे, 50 था और 200 आ गया, 250, 1500 था और 800 आ गया, 9500। तो 9500 डिवाइडेड बाय 250 देखना पड़ेगा कितना, 30। ये एवरेज रेट निकल के आ गया। ये हो गया फर्स्ट फेज। अच्छा, अब फर्स्ट फेज के बाद 15th फेब को 100 इशू हुआ है, 15th फेब 100 इशू हुआ है, कितना करके 38 करके, ये रेट लगेगा 3800। तो 250 से 100 चला गया, 150, 9500 से 3800 चला गया, तो बचा कितना 5700। अब इसका रेट निकालेंगे, 5700 डिवाइडेड बाई 150 करके, तो ये कितना आ जाएगा 38। ये हो गया 15th ऑफ फेब। उसके बाद 20th ऑफ फेब 100 यूनिट इशू हुआ है फिर से, 20th ऑफ फेब 100 यूनिट इशू हुआ है, तो कितना करके, वही 38 करके, वैल्यू 3800, बचेगा कितना 50, ठीक है। और 5700 माइनस 3800, 1900 डिवाइडेड बाई 50 यानी 38,000 हो गया। अब देख लेते हैं, 3000, 1500, 9500, 5700, 1900, ठीक है। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 1900 हो गया, यहाँ इन्होंने किया, ठीक है। ये कंप्लीट। इसके बाद हम लोग जो है एक थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। ये पढ़ने के बाद हम लोग एमसीक्यू वगैरह करेंगे। चलो, तो उसमें हम लिखवा देते हैं, ठीक है। वैसे है यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम, इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो दो तरीके से हम लोग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, एक हो जाएगा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, और एक हो जाएगा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि पीरियोडिकली, मतलब जैसे कि क्वार्टरली हो गया, ठीक है, या फिर जो है 3 मंथ्स के गैप में, जैसे मान लेते हैं ये पूरा एक साल है, ठीक है, इसमें हम लोग 3 मंथ्स के गैप में, 3 मंथ्स के गैप में हम लोगों ने इन्वेंट्री को जो है काउंट किया, ठीक है। कैसे गैप में, ये 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब पूरे साल में हम लोगों ने कितना बार स्टॉक टेकिंग किया, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, तो 4 टाइम्स, क्योंकि अगर क्वार्टरली करेंगे तो 4 टाइम्स होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ईयरली 4 टाइम्स जो है स्टॉक टेकिंग किया, ठीक है। अब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में कैसे होता है, एक्चुअली पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जो है गोडाउन में जाके चेक करना पड़ता है, ठीक है, गोडाउन में जाके चेक करना पड़ता है। चेक कौन करेगा, नॉर्मली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीए का होता है, लेकिन सीए खुद तो नहीं जाएगा, सीए आर्टिकल रखता है ना, तो वो आर्टिकल को भेजता है ऑडिट वगैरह करने में, तो वो बोलता है कि जाओ काउंटिंग करके आओ, ठीक है। तो ये आर्टिकल का काम होता है नॉर्मली, ठीक है, मतलब आर्टिकल से वो करवाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सीए का ही, तो वो जाके स्टॉक काउंट करता है। तो ये होता है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, मतलब गोडाउन के अंदर जाके फिजिकली चीजों को काउंट करना, 1 2 3 4 जो भी हमें दिख रहा है, ठीक है। और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में जो इन्वेंट्री का काउंटिंग होता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू से होता है, मतलब सॉफ्टवेयर लगा, मतलब सॉफ्टवेयर का यूज होता है कंप्यूटर में, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू से सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता है पूरे मैटर, ठीक है। कैसे ऑपरेट करेगा, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया, रिसीप्ट, इशू, बैलेंस, ठीक है, हर जगह पे लिखा ना, तो उस सॉफ्टवेयर में ये प्रोग्राम रहेगा, ठीक है।
तो ऑपरेट कौन करेगा? अकाउंटेंट। जो उस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेंट होगा वो सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करेगा। उसका काम क्या होता है? ये देखो, रिसिप्ट में जो कॉलम्स बने हुए हैं, इश्यूज में जो भी है बैलेंस, ठीक है, तो इसमें जो है एंट्री कर देना, ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू से, सॉफ्टवेयर के थ्रू से ये कॉलम्स में एंट्री कर देना, ठीक है। तो ये कॉलम्स में एंट्री कर देते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। ये डेली बेसिस होगा, ये डेली बेसिस होता है, बट ये डेली बेसिस नॉर्मली नहीं होता है, ये एक पीरियोडिक वे में होता है, डे टू डे नहीं होता है, ठीक है। ये पीरियोडिक वे में होता है। तो और ये जो है ये डेली बेसिस पे होता है, एंट्री डेली बेसिस पे चलेगा। तो ये हो गया मेनली जो थीम है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का। बाकी इसका जो डिफरेंस है वो हम लिखवा दें, ठीक है। वैसे यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा पॉइंट है, देख लेते हैं एक बार। पीरियोडिक और ये हो गया फिजिकल वेरिफिकेशन। ये देखो मैंने बोला ना, ये फिजिकल वेरिफिकेशन पे बेस्ड है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, ठीक है। और ये बुक रिकॉर्ड्स पे बेस्ड है। तो मैंने अभी तो वही बोला, ये फिजिकली जाके आर्टिकल गोडाउन में चेक करेगा, ठीक है, स्टोर गोडाउन जो भी बोलो, जहां पर स्टॉक रहेगा वहां अंदर जाके चेक करना पड़ेगा। और ये सॉफ्टवेयर के थ्रू से होता है, मतलब ये बुक बुक में रिकॉर्ड होता है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। तो ये चीज हम भी लिख पाएंगे, ठीक है, लिखवा देते हैं थोड़ा सा अपने हिसाब से कंसाइज करवा के। तो दो तरीके का सिस्टम होता है, पीरियोडिक, परपीचुअल। पहला पॉइंट, द सिस्टम इज बेस्ड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन बुक रिकॉर्ड्स। सेकेंड पॉइंट में देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट पर्टिकुलर डेट। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसको हम अपने हिसाब से लिखवा रहे हैं, तो इस चीज को हम ऐसे लिख रहे हैं, इन दिस सिस्टम, सेम चीजें लिखेंगे, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज हम इधर उधर कर रहे हैं। इन दिस सिस्टम COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है, हम बता देंगे इसका मतलब। रेसिडुअल वैल्यू मतलब, रेसिडुअल वैल्यू का मतलब बैलेंसिंग फिगर। और इधर लिखेंगे इन दिस सिस्टम क्लोजिंग स्टॉक इज रेसिडुअल वैल्यू ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से ये लिखवा है, यहाँ भी वही लिखा है। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट पर्टिकुलर डेट। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड, कंटिन्यूअस इसीलिए क्योंकि डेली बेसिस पे होता है। और ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये डेली बेसिस पे नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए। तो इसका मतलब हम समझा देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर ये जो लिखा है इसका मतलब समझा देते हैं। पहले बाकी 2-3 पॉइंट और भी लिखवा देते, फिर सब सारे पॉइंट्स को समझा देंगे। तो पॉइंट नंबर 3 में, गुड्स lost is assumed to be, goods lost is assumed to be part of COG। यहाँ पर लिखेंगे गुड्स लॉस्ट assumed to be part of closing stock। Fourth number, it is simple and less expensive, it is
simple and less expensive. It is costlier method. And last one, this system requires closure of business for physical verification. This system does not affect operations of business. ठीक है, तो समझने वाला पॉइंट बस ये 2 और 3 है। ठीक है, बाकी ये लास्ट का 2 पॉइंट तो समझ में आ ही रहा होगा, हम बता देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर यूज करके जहाँ काम होगा तो सॉफ्टवेयर यूज होगा तो वहां एक कंप्यूटर का जरूरत होगा, एक स्किल्ड पर्सन का जरूरत होगा। वैसे जो आर्टिकल जाते हैं वो भी स्किल्ड होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है ना, तो अगर हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करें तो ऑब्वियसली कॉस्टलियर मेथड होगा। लेकिन ये जो मेथड है ना कि वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन करना, तो ये सिंपल होता है और एक्सपेंसिव होता नहीं है, क्योंकि कोई भी एक जन जाएगा गोडाउन के अंदर और फिर उसे काउंट करेगा 1 2 3 4 करके। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, नॉर्मल काउंटिंग आना चाहिए, कोई भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी कर सकता है, ऐसे आर्टिकल तो करेगा ही, उसको जब बोला जाएगा सीए भी सीए तो कर ही लेगा, कोई भी कर सकता है 1 2 3 4 करके काउंटिंग। और ये सॉफ्टवेयर का, लेकिन इसका टेक्निक पता होना चाहिए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होने से वो कॉस्टली हो गया, और ये हो जाएगा हम लोग का सिंपल और लेस एक्सपेंसिव मेथड। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि ये वाला जो मेथड है, ये वाले मेथड में क्या होता है, गोडाउन में अंदर जाके जो है फिजिकली वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो इस वजह से उस दिन बिजनेस में सारे काम बंद रहते हैं। क्योंकि अब अगर स्टॉक काउंटिंग चल रहा है फिजिकली, तो स्टॉक तो आउट नहीं कर सकते, मतलब अगर प्रोडक्शन के लिए मुझे रॉ मटेरियल का जरूरत हुआ तो गोडाउन से तो वो ट्रांसफर होगा नहीं, मतलब उस दिन का काम पूरा बंद। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर के मेथड से होता है ये वाला, इस सिस्टम में बिजनेस का ऑपरेशन जो है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि काम इसमें बंद नहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनता है ना, मतलब ये पेपर वर्क होता है। पेपर वर्क तो आजकल होता नहीं, मतलब कंप्यूटर में सारे काउंटिंग स्टॉक का होते रहता है उस एंट्री के साथ, तो उसके लिए काम बंद का जरूरत है। लेकिन ये क्योंकि गोडाउन के अंदर जाके जो है काउंटिंग वगैरह होता है, तो उस दिन के लिए बिजनेस बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो वही बोला क्लोजर ऑफ बिजनेस। अब रहा ये 2 और 3 पॉइंट को समझने वाला बात, तो 2 और 3 पॉइंट में बोला है, पहला सेकंड पॉइंट, इन दिस सिस्टम सीओजीएस इज रेसिडुअल वैल्यू। इस सिस्टम में सीओजीएस रेसिडुअल वैल्यू होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला कौन सा मेथड था कि गोडाउन के अंदर जाके, ये मान लो गोडाउन है, इसके अंदर जाके आर्टिकल यहाँ पहुंचेगा, पहुंचने के बाद यहाँ ऐसे मान लो बहुत सारे स्टॉक लगे हुए, उसको काउंट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये जब काउंट करना स्टार्ट करेगा तो ये क्या काउंट करने गया है, क्लोजिंग स्टॉक काउंट करने गया है कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ये कैसे काउंट करेगा, तो सबसे पहले ये जो है ओपनिंग स्टॉक पूछेगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना था। ठीक है, जैसे पीरियोडिक, जैसे मान लो 3 मंथ्स के गैप में जाता है, तो वो पूछेगा कि भाई ओपनिंग स्टॉक कितना था इस 3 मंथ्स में। जैसे मान लो वो गया, सपोज करो कि मार्च में, तो पूछेगा कि अगर 3 मंथ्स के गैप में जाता है तो पूछेगा कि जनवरी में ओपनिंग स्टॉक क्या था, तो वो उसे बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर पूछेगा कि इस बार परचेज कितना हुआ, वो भी उसे बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वो ये पूछेगा कि ये देखो, ये उसके लिए नोन डेटा होगा, कोई ना कोई बता देगा। ठीक है, कितना था, कितना खरीदा। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक, ये एक्चुअली यहाँ पर मुझे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना चाहिए, ये हटा देते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक वो खुद काउंट कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक को वो खुद काउंट कर रहा है। ठीक है, ये भी उसके लिए नोन डेटा हो जाएगा आफ्टर काउंटिंग, आफ्टर काउंटिंग। ठीक है, तो वो काउंट कर लेगा कि गोडाउन में कितने सारे क्लोजिंग स्टॉक है।
और परचेज पूछ लेगा और ओपनिंग स्टॉक भी पूछ लेगा, तो इसके बाद इसके पास जो आंसर आएगा वो किस चीज का आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने से हमें क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम लोगों ने जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट कितना है, तो हम लोग हमारे पास इतना स्टॉक पहले से था, इतना हम लोगों ने परचेज किया, इतना अभी हमारे पास बचा हुआ है, तो बाकी स्टॉक कहाँ गायब हो गया, तो इसका मतलब हम लोगों ने वो बेच दिया। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इस सिस्टम में सीओजीएस रेसिडुअल वैल्यू निकलता है, मतलब ये जो सिस्टम फॉलो होता है तो इससे हमें ये पता चलता है हम लोगों ने कितना गुड्स बेचा, उसका कॉस्ट कितना है। लेकिन इस सिस्टम में क्या पता चलता है, रेसिडुअल वैल्यू के तौर पे क्लोजिंग स्टॉक पता चलता है, मतलब इधर क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक पता चलता है। तो ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर वाला मेथड है। तो सॉफ्टवेयर वाले मेथड में कैसे काम होता है, तो यहाँ पर देखो ओपनिंग स्टॉक यहाँ भी नोन होगा, परचेज ये भी नोन होगा, और सीओजीएस, ठीक है, ये भी हमें पता होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, सीओजीएस मतलब देखो इशू। ठीक है, अब ये सब कैसे पता चलता है, ये जो मेथड है ना अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया इतना सारा उस मेथड पे बेस्ड है। जैसे कि देखो हमें डेटा दे दिया जाएगा, कैसे डेटा दे दिया जाएगा, लाइक ये इलस्ट्रेशन टू इतना 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 परचेज हुआ, इतना इशू हुआ। ठीक है, तब सॉफ्टवेयर में उसका एंट्री हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक क्या था ना, नील था। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जो किया, अगर उसी पे देखते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन, तो ये हम लोगों ने कैसे किया, ओपनिंग स्टॉक क्या था, नील था, फिर कब कब परचेज किया, कब कब इशू किया, तो इसी के बेसिस पे सॉफ्टवेयर में एंट्री होता है कि कितना रिसीव हुआ, कितना इशू हुआ, कितना बचा हुआ है। तो देखो ये मेथड हमें वही बता रहा है जो मेथड अभी हम लोगों ने परफॉर्म किया। मतलब फीफो लिफो ये जो है ये परपिचुअल सिस्टम में बनता है। तो ओपनिंग स्टॉक हमें पता होगा, डेटा मतलब कहाँ से पता होगा, जो डॉक्यूमेंट्स है उससे पता चलेगा, परचेज कितना हुआ, और हम लोगों ने जो है कितना इशू किया, सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम लोगों ने कितना इशू किया, रॉ मटेरियल है तो कितना इशू किया। ठीक है, कि हम लोगों ने इतना रॉ मटेरियल इशू कर दिया, तो बचा हुआ डेटा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक हमारा आंसर निकल के आता है कि अभी हम लोगों ने जितना सारा क्वेश्चन किया सभी में तो क्लोजिंग स्टॉक का ही वैल्यूएशन निकाला। और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक खुद काउंट करते हैं और ये निकालते हैं कि जो स्टॉक बिक गया उसका कॉस्ट कितना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही बोला है, इस मेथड में सीओजीएस रेसिडुअल आंसर आता है, इस मेथड में क्लोजिंग स्टॉक रेसिडुअल आंसर आता है। ये मेथड कौन सा वाला है, फीफो लिफो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज वाला। फिर गुड्स लॉस्ट इज एज्यूम्ड टू बी पार्ट ऑफ सीओजीएस, इसका मतलब क्या है, अगर इस प्रोसेस में कोई गुड्स लॉस्ट होता है वो सीओजीएस का पार्ट हो जाता है। गुड्स लॉस्ट का मतलब मान लो चोरी हो गया, जैसे हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक बताया गया, ठीक है, हम लोग को ओपनिंग स्टॉक बताया गया मान लो 6 यूनिट, ठीक है, हम लोग को परचेज बताया गया मान लेते हैं यहाँ पर 9 यूनिट, ठीक है, और हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक काउंट किया, तो इसका मतलब इनके पास पहले से स्टॉक था 15 यूनिट और हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक काउंट करके देखा कि 10 यूनिट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जो 5 यूनिट है वो हमारा सीओजीएस हो गया। लेकिन एक्चुअली ना ये 15 नहीं, इसका आंसर होने वाला था 16। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने परचेज 9 यूनिट नहीं 10 यूनिट किया था, लेकिन 1 यूनिट ना चोरी हो गया। अब हमें कैसे पता कि 1 यूनिट चोरी हो गया, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट तो कर नहीं पाएंगे कि चोरी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हमें परचेज डेटा सही नहीं दिया जाएगा हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास नहीं एक्चुअली थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, देखो हमारे पास ये 9 यूनिट ही है, देखो हम थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है गोडाउन में 10 यूनिट है, तो हम लोगों ने बोला कि 5 यूनिट हमारा सीओजीएस है, लेकिन एक्चुअली ना गोडाउन में 10 नहीं, गोडाउन में ना 11 यूनिट था, 1 यूनिट चोरी हो गया। ठीक है, 1 यूनिट चोरी हो गया, लेकिन वो हमें क्या पता, हम लोग गोडाउन में एंट्री करके अगर हमें 10 यूनिट दिख रहा है तो हम लोग तो 10 यूनिट ही बोलेंगे, 11 यूनिट कैसे बोले, हमें पता ही नहीं कि 11 यूनिट होना चाहिए, कैसे पता चलेगा। एक यहाँ से चोरी हो गया, मान लो ये वाला जो है ये स्टॉक चोरी हो गया, तो हम लोगों ने काउंट किया भाई 10 यूनिट है, तो हम लोगों ने बोल दिया कि सीओजीएस 5 यूनिट हो गया। तो इसका मतलब एक्चुअली सीओजीएस कितना होना चाहिए था, 4 यूनिट। ठीक है, अगर ये हम लोग का 11 हो जाता तो ये 4 यूनिट होना चाहिए था, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था, लेकिन ये हमारा आंसर आ गया। तो ये जो चोरी होने का इम्पैक्ट है वो किस पे आ गया, सीओजीएस पे आ गया। तो वही चीज बोल रहा है, गुड्स लॉस्ट किसी वजह से भी अगर होता है तो वो सीओजीएस में इंक्लूड हो जाता है, तो इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है कि गुड्स लॉस्ट एज्यूम टू बी पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पर अगर गुड्स लॉस्ट होता है तो वो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड हो जाता है। जैसे सेम एग्जांपल ले रहे, ओपनिंग स्टॉक था 6 यूनिट, परचेज किया था हम लोगों ने 9 यूनिट। ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इशू किया है, यहाँ कर देते हैं
10 यूनिट। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आना चाहिए, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक 5 यूनिट, मतलब ये एक्चुअल डेटा के ऊपर बेस करके हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर गुड्स लॉस्ट हो गया है, मतलब लॉस्ट कहाँ से होगा, या तो ओपनिंग स्टॉक से हो सकता है या परचेज से हो सकता है। तो अगर हमारा किसी कारण से गुड्स लॉस्ट हो गया था, ठीक है, तो वो जब तक हमें डेटा पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू गलत निकालेंगे। मान लेते हैं कि हम लोगों ने तो ये डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग किया है, मतलब पेन पेपर वर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे ये देखो, हमें ये डिटेल्स दिया गया, जब तक हमें नहीं बताया जाएगा कि इसमें हमारा गुड्स लॉस्ट भी था, तब तक हम लोग रिसिप्ट और जो है इशू के अकॉर्डिंग आंसर निकालते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर कुछ गुड्स लॉस्ट होता है, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आ जाएगा। मान लेते गुड्स लॉस्ट हो गया था 1 यूनिट, तो हमारा ये 8 यूनिट होना चाहिए, और ये 10 माइनस करने से ये हो जाएगा 4 यूनिट, ठीक है। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 4 यूनिट होना चाहिए था, बट हम लोग 5 यूनिट दिखा रहे थे, क्योंकि हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि 1 यूनिट गुड्स लॉस्ट हो गया। तो यहाँ लॉस्ट होने से इम्पैक्ट क्लोजिंग स्टॉक पे आएगा। तो बेसिकली देखो, जो हमारा आंसर आता है ना, जैसे कि यहाँ सीओजीएस आंसर आया तो इम्पैक्ट सीओजीएस पे आएगा, आंसर क्लोजिंग स्टॉक का आता है तो इम्पैक्ट भी क्लोजिंग स्टॉक पे आएगा। तो मैंने अपने हिसाब से ये कुछ जो है डिफरेंसेस लिखवा दिया, ये एग्जाम में आता है थ्योरेटिकली, ठीक है, तो ये लिख सकते हो। और अदरवाइज यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। पीरियोडिक सिस्टम रिक्वायर्स क्लोजर, हाँ ये वही लिखा है। ये कॉस्टलियर मेथड है, सेम अंडर दिस मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल, ये एक पॉइंट एडिट कर सकते हो। यहाँ पर इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल नहीं, इन्वेंट्री कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज, मतलब जो ये फिजिकल काउंटिंग मेथड है ना, यहाँ पर हम लोग स्टॉक को उतना कंट्रोल नहीं कर सकते जितना कंट्रोल हम लोग जो है डॉक्यूमेंटेशन करके कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज बोल रहा है। और ये जो मैंने अभी समझाया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स एज गुड्स नॉट इन इन्वेंट्री आर एज्यूम टू बी सोल्ड। क्या बोल रहा है कि यहाँ क्योंकि सीओजीएस का आंसर हम लोग निकालते हैं, तो सीओजीएस अगर किसी भी तरीके का लॉस होता है हमारे स्टॉक का, ठीक है, तो वो सीओजीएस में इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पर वही मैंने सिखाया, वो सीओजीएस में इंक्लूड हो जाएगा, मैंने भी वही लिखा है। क्योंकि गुड्स नॉट इन इन्वेंट्री, जो गुड्स मतलब इन्वेंट्री यानी स्टॉक में हमारा जो गुड्स नहीं दिख रहा है, और एज्यूम टू बी सोल्ड, हम लोग जब काउंटिंग करने जाएंगे हमें जितना क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा हम लोग उतना मानेंगे, और जो नहीं दिख रहा है उसे मानेंगे कि बेच दिया, ऐसा थोड़ी मानेंगे कि वो चोरी हो गया। तो इसीलिए अगर किसी तरीके का लॉस होता है तो वो हमारे गुड्स सोल्ड में काउंट हो जाता है। इसमें क्या होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स एज अनसोल्ड गुड्स आर एज्यूम टू बी इन इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमारा लॉस ऑफ गुड्स इंक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जाके तो गोडाउन में देख नहीं रहे कि स्टॉक कितना चोरी हो गया, ठीक है, हमें पता नहीं है कि एक्चुअली स्टॉक चोरी हो गया, ठीक है। तो जो गुड्स अनसोल्ड हमारे कैलकुलेशन में निकल के आ रहा है, अनसोल्ड गुड्स आर एज्यूम टू बी इन इन्वेंट्री, मतलब देखो यहाँ पर ऐसा होता है एक्चुअली कि हम लोगों को पता है कि हमारे पास 6 यूनिट था, डॉक्यूमेंट देख के परचेज हम लोगों ने 9 यूनिट किया, ये 5 यूनिट, लेकिन एक्चुअली गोडाउन में जाके देखेंगे तब पता चलेगा कि ये 8 यूनिट है। लेकिन हम लोग तो इस केस में गोडाउन में जाते ही नहीं है, हमारे पास जो डेटा होता है उससे एंट्री करते जाते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे करते गए, तो ये 5 यूनिट दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक में, लेकिन ये एक्चुअली 4 यूनिट दिखेगा। अगर प्रैक्टिकली जाके देखेंगे ना, तो 1 यूनिट चोरी हो गया। अब ये चोरी हुआ है, ये तो फिजिकली ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, ये चोरी हुआ है, ये थोड़ी ना बैठ के सॉफ्टवेयर हमें बताएगा कि चोरी हुआ है, सॉफ्टवेयर नहीं बता सकता है चोरी हुआ है। अगर चोरी हुआ है पता कर लेंगे तो सॉफ्टवेयर में उसका एंट्री में इंपैक्ट डाल सकते हैं कि भाई हमारा चोरी हो गया, तो उसे हम लोग क्वांटिटी में कम दिखाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि चोरी हो गया, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, तो फिर सॉफ्टवेयर तो उसको भी क्लोजिंग स्टॉक दिखाएगा, चोरी हुआ वो तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि इतना यूनिट कम हो गया, वो तो जाके देखेंगे तब पता चलेगा। इसीलिए बोल रहा है कि यहाँ पर किसी तरीके का लॉस क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड हो जाता है, यहाँ पर किसी तरीके का लॉस जो है अगर होता है तो वो हम लोग का किस में इंक्लूड हो जाता है, सीओजीएस में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। बस इसमें हमें ये पढ़ना था। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं और क्या किया जा सकता है इम्पोर्टेंट। और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं हमारे ट्रू फॉल्स और ये एमसीक्यू में, बस तब ये हो जाएगा। ये ट्रू फॉल्स में सबसे पहले यहाँ पर बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन,
एक सेकंड। हाँ, इन्वेंट्रीज are stocks. Inventories are stocks of goods and material that are maintained for mainly the purpose of revenue generation. बोल रहा है कि रेवेन्यू मतलब इनकम, ठीक है। बोल रहा है कि इन्वेंट्रीज को हम लोग स्टॉक ऑफ गुड्स बोलते हैं, और ये क्या होता है, एंड मेटेरियल्स। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स एंड मेटेरियल। मेटेरियल किसके लिए, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है उसके लिए मेटेरियल, और स्टॉक ऑफ गुड्स किसके लिए, अगर कोई ट्रेडर है तो उसके लिए, ठीक है। तो इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक ऑफ गुड्स भी हो सकता है, मेटेरियल भी हो सकता है। ये हम लोगों ने देखो लास्ट दिन यहाँ पर मैंने लिखवाया था, दिखाते हैं। तो मिल जाएगा कि नहीं? नहीं, इसके पहले वाले पेज पे। ये खाली, ये रहा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए रॉ मटेरियल, WIP, ये सब उसका जो है स्टॉक होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ गुड्स भी हो सकता है। जो ट्रेडर है तो वो गुड्स, बना बनाए गुड्स को स्टॉक करते हैं, और जो मैन्युफैक्चरर है वो मटेरियल को स्टॉक करते हैं। दैट आर मेंटेन फॉर मेनली, ये सब मेंटेन इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर पाए। बात तो सही है, ठीक है। हम लोग अपना स्टॉक क्यों रखते हैं, जैसे ग्रोसरी दुकान में इतने सारे स्टॉक है, क्यों? क्योंकि वो बेचना चाहता है, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई सामान बना के बेचता है, ठीक है। मतलब कोई प्रोडक्ट बना के बेचता है, लाइक कोई तो होगा जो वो बिस्किट्स बना के बेचता है, तो कोई बिस्किट्स मैन्युफैक्चरर होगा, कोई बॉटल मैन्युफैक्चरर होगा, कोई और कोई कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरर होगा, कोई तो है उसे मैन्युफैक्चर करता है, तो वो रॉ मटेरियल को स्टोर करता है, ठीक है। तो बोल रहा है इसका पर्पस क्या, रेवेन्यू जनरेशन करना, बिल्कुल ठीक है। हम लोग सेल करने के लिए ये सारे स्टॉक, चीजों का स्टॉक इकट्ठा करते हैं। बिल्डिंग इज कंसिडर्ड इन्वेंट्री इन ए कंस्ट्रक्शन बिजनेस। अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो बिल्डिंग उसके लिए स्टॉक है। बोलो ये सही है कि गलत है? फॉल्स। ये सही है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो बिल्डिंग उसके लिए स्टॉक ही होता है। उसको बिल्डिंग बेचना है, उसको बिल्डिंग रीसेल करना है, उसको थोड़ी ना बिल्डिंग रखना है। जैसे किसी का गाड़ी का शोरूम है तो गाड़ी उसके लिए कौन सा एसेट होगा? बिल्डिंग मतलब ही फिक्स्ड एसेट नहीं होता है। गाड़ी, हम अगर गाड़ी खरीद के लेके आते हैं तो मेरे लिए वो फिक्स्ड एसेट है, लेकिन जिसके पास से खरीद के लेके आए उसके लिए गाड़ी क्या है? स्टॉक है, यानी कि इन्वेंट्री। अच्छा, फिर बोल रहे हैं इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कैरिंग कॉस्ट लेस परसेंटेज डिक्रीज। नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है कि इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है कैरिंग कॉस्ट लेस, ऐसा नहीं। हाँ, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इस पे हम लोग जरूर करते हैं जो AS2 में बोला गया था। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है हम लोगों ने। मैनेजमेंट हैज डेली इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो मैनेजमेंट डेली बेसिस पे जिस सिस्टम से इन्वेंट्री का क्वांटिटी और वैल्यू को, क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी और वैल्यू को, वैल्यू का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, उस मेथड को बोलते हैं फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। क्या ये सही है? अभी तो पढ़ा। मैनेजमेंट डेली बेसिस पे कौन सा वाला करता है, अभी बताते बताते ही मैंने बोला डेली बेसिस पे कौन सा वाला। CA डेली नहीं जाएगा, मैंने अभी बोला ये डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं परपीचुअल। तो फिर ये आंसर क्या होगा यहाँ पर? फिजिकल वेरिफिकेशन, ये और ये जो है ये इस पे लिख सकते हो। ये डेली होता है, ये पीरियोडिकली होता है, इसका नाम ही ऐसे है इसीलिए पीरियोडिकल। तो परपिचुअल वाला डेली होता है। तो यहाँ पर बोला है फिजिकल। फिजिकल मतलब कौन सा? फिजिकल मतलब फिजिकली जाके जो चेक होता है, पीरियोडिक वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा फॉल्स, फोर्थ नंबर वाला। फिफ्थ नंबर में बोला है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम इज मोर सुटेबल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये बात सही है। देखो, बड़ा अगर ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो फिर उसके गोडाउन में एंटर करके उसका स्टॉक काउंटिंग करना फिजिकली उतना आसान नहीं है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का मतलब ये वाला, ठीक है, जहां पर हम लोग फिजिकली जाके काउंट करते हैं। तो फिर ये सिस्टम जो है छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है, क्योंकि बहुत अगर लाख लाख क्वांटिटी में स्टॉक रहेगा तो थोड़ी ना कोई भी इंसान काउंट कर सकता है, उसके लिए तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 5 हमारे लिए
व्यू है कि ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को ये मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फिर 6 नंबर पे देखो, बोल रहा है कि व्हेन क्लोजिंग इन्वेंटरी इज ओवरस्टेटेड, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवरस्टेटेड हो गया है, नेट इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड विल बी अंडरस्टेटेड। ये हम लोग जो है पार्टनरशिप में भी पढ़ रहे हैं, इसमें भी पढ़ा है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन प्रोपोर्शन होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवरस्टेटेड यानी बढ़ा हुआ है तो नेट इनकम भी बढ़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ बोला है अंडरस्टेटेड, तो आंसर गलत है, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये थर्सडे वाले क्लास में ही बताया था मैंने, यहाँ पर भी बताया था, ठीक है। फिर 7th नंबर, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालते, बोल रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस सीओडीएस, नहीं प्लस सीओडीएस कैसे होगा, माइनस सीओडीएस। ये तो हो गया स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, और इतना स्टॉक सेल हो गया तो बचा हुआ डेटा को बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस की जगह गलती से प्लस कर रखा है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स 7th नंबर का, ठीक है। अब 8th नंबर में जाते हैं। 8th नंबर में बोला है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्राइजेस ऑल कॉस्ट ऑफ परचेस। बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में हर तरीके का कॉस्ट ऑफ परचेस आता है, नहीं, हर तरीके का कॉस्ट ऑफ परचेस नहीं आता है। जो चीज हम लोग परचेस करें उसका कॉस्ट आता है, इसके अलावा ये मैंने लास्ट दिन लिखवाया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग जो है अपने फाइनल अकाउंट्स में भी करते हैं। ये तो यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ये सब कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ परचेस, कन्वर्जन का कॉस्ट और अदर कॉस्ट आ सकते हैं, ये सब मैंने लास्ट दिन समझाया था, ठीक है। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हर तरीके के कॉस्ट को तो इनकट नहीं करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है इन्वेंट्री बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट हम लोगों ने कहा पढ़ा था, जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ रहे थे वहां बाई प्रोडक्ट पढ़ा था। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला था कि अगर हम लोग चीनी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गन्ने से, मतलब शुगर केन से, तो वहां पर मोलासिस यानी गुड़ हमारा बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकल के आता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री बाई प्रोडक्ट शुड बी वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू वेयर कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटली डिटरमाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, इस लाइन का मतलब ये बोल रहा है कि बाई प्रोडक्ट का जो स्टॉक होगा उसको हम लोग वैल्यू कर सकते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, अगर कॉस्ट बाई प्रोडक्ट का हम लोग सेपरेटली डिटरमाइन कर पाते हैं तो, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि हम लोग बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट तो है सेपरेटली आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते, क्योंकि देखो ये हम लोगों ने गन्ना, ठीक है, ये गन्ना हो गया, इसको जब मशीन में देंगे तो इससे चीनी भी आएगा गुड़ भी आएगा। अब ये गन्ना खरीद के मैन्युफैक्चर करके चीनी प्रोसेस करने का खर्चा हमें पता है, ठीक है। लेकिन अब उसमें अगर गुड़ भी निकल के आ गया तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसको देखो हम लोग एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ मेथड्स, जब कॉस्ट में ये सारे मेथड्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है, कि कुछ मेथड्स होता है जिससे हम लोग सीख पाते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है उसे सेपरेटली मतलब उस पर चार्ज करते हैं, एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, किसी पर्टिकुलर बेसिस पे उस पर यूज करते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री बाय प्रोडक्ट जो है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे जो है अगर हम लोग वैल्यू करना चाहते हैं, यहाँ पर बोला है वेयर कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट कैन नॉट बी, यहाँ पर हो जाएगा कैन बी, नहीं कैन नॉट बी होगा, ठीक है। एक्चुअली हम लोग सेपरेटली डिटरमाइन कर नहीं पाते हैं, ठीक है। कैन बी सेपरेटली डिटरमाइन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग ये कभी आइडेंटिफाई, जैसे देखो हम लोगों ने एक रॉ मटेरियल यूज किया, ए और बी दोनों प्रोडक्ट आए, लेकिन हम लोगों ने तो सोचा था ए प्रोड्यूस करेंगे, अब इसके साथ बी भी आ गया, ठीक है। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो वो उतना आसान नहीं है कि कैन बी सेपरेटली डिटरमाइंड, ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का फॉल्स हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद 10th नंबर में देखते हैं। बोल रहा है एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेज मटेरियल लेबर और अदर प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज। बोल रहा है कि अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ, चाहे किसी भी वजह से हो, मटेरियल के वजह से हुआ, लेबर के वजह से हुआ या ओवरहेड के वजह से हुआ, तो वो हमारे इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होता है। कभी नहीं, आज मेरे दुकान में आग लग गया तो कल हम 10 रुपए वाला चीज 20 रुपए में बेचेंगे, कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब इस तरीके का चीज जो अनसर्टेन होता है, जो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए नहीं होता है। जैसे इनहेरेंट नेचर का मतलब जैसे कुछ चीज होता है इवापोरेट हो जाता है, नेचुरल है, हम लोग उसे रोक नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ लाइक आग लग जाना, चोरी हो जाना, ठीक है, इस तरीके की चीजों को हम लोग बोलेंगे कि ये अवॉइडेबल था, ठीक है, ये अवॉइडेबल। अब ऐसा सोच सकते हैं हम लोग कि भाई चोरी को कैसे रोक लेते तो रोक ही लेते ना, चोरी नहीं होता, आग को कैसे रोक ले, लेकिन रोक सकते हैं हम लोग। देखो हमें प्रिकॉशन लेना पड़ता है, ठीक है, कि हम लोग कुछ तो ऐसा रखेंगे, जैसे कुछ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखा तो चोरी नहीं होगा, तो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन नैप्थोलिन को कोशिश करने के बाद भी अगर उसको हवा में रखोगे तो वो इवापोरेट होगा, स्पिरिट भी इवापोरेट होगा, तो वो गुड्स का इनहेरेंट नेचर है, मतलब भगवान ने वो
उनका नेचर ही वैसे बना है, ठीक है। फूल जो है वो सड़ जाएगा, जो फ्रूट्स है वो भी जल्दी सड़ जाता है, ठीक है, मतलब पेरिसेबल आइटम्स, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि उसका जैसे दाल चावल का जो लॉन्जिविटी है वो थोड़ी ना फिश या फिर फ्रूट्स या फ्लावर्स वगैरह का होता है। तो हर एक चीज का एक नेचर है, ठीक है, जो कि मतलब क्या बोले, मतलब नेचर ने जो डिसाइड किया है, तो वो हमारे बस में नहीं है। तो एबनॉर्मल मतलब वो लॉस जो हम लोगों के कारण हुआ, लाइक चोरी हो जाना, आग लग जाना, ठीक है। तो ऐसे लॉसेस को कभी भी हम लोग अपने इन्वेंट्री के कॉस्ट में, मतलब मेरा एक चीज 10 रुपए का था, ठीक है, गोडाउन में, अब यहाँ आग लग गया, ऐसा 10 रुपए वाला बहुत सारा सामान था, तीन था, तीन में दो जल गया, अब एक बचा हुआ, अब हम बोलेंगे इस 10 रुपए की चीज को हम 12 रुपए कर देते हैं क्योंकि मेरा आग लग गया, ये 30 रुपए कर देते हैं, दो 10 रुपए वाला जल गया, इसको हम 30 रुपए मान लेंगे आपसे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल हो जाता है। तो एबनॉर्मल लॉस कभी भी हम लोग इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, तो 10th वाला आंसर हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। 11 में क्या बोला है, परपिचुअल सिस्टम रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। बोल रहा है कि परपिचुअल सिस्टम नहीं, पीरियोडिक सिस्टम में हमें बिजनेस को बंद करना पड़ता है, क्योंकि वहां गोडाउन में एंटर करके काउंट करना होता है ना, तो आज ही किया हम लोगों ने। पीरियोडिक वाला जो सिस्टम है वहां पर गोडाउन में एंटर करना पड़ता है, तो बिजनेस को बंद करना पड़ता है, क्लोजर ऑफ बिजनेस, तो इसमें नहीं होगा, तो ये वाला भी हमें दे रखा है फॉल्स, ठीक है। फिर 12th नंबर में, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज अ मेथड ऑफ असर्टेनिंग इन्वेंट्री बाय टेकिंग एन एक्चुअल फिजिकल काउंट। बिल्कुल सही, फिजिकली हम लोग जाके गोडाउन में काउंट करते हैं, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ये तो हम लोगों ने आज ही पढ़ा, तो 12th का आंसर ट्रू हो गया। 13 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर inventory value of closing inventory under simple average price method is realistic as compared to LIFO। मतलब बोल रहा है कि अगर हम लोग सिंपल एवरेज मेथड से प्राइस निकालते हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, और लिफो से करते हैं, किसमें आंसर जो है रियलिस्टिक आएगा। बोल रहा है, इन्होंने बोल रखा है लिफो से इसमें ज्यादा रियलिस्टिक आएगा, ठीक है। तो इन्होंने बात सही बोल रखा है, कैसे, क्योंकि लिफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन और फर्स्ट आउट, ठीक है। तो देखो, मेरे पास एक 10 रुपए का स्टॉक आया, फिर 20 रुपए का स्टॉक आया, तो अगर हम लीफो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम ये स्टॉक को आउट करेंगे, उसके बाद ये स्टॉक को आउट करेंगे। तो अगर हम पहले ये स्टॉक को आउट करते हैं तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिखेगा, 10 रुपीज का दिखेगा, ठीक है। तो रियलिस्टिक मतलब देखो, रियलिस्टिक मतलब करेंटली क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में, तो ये 10 रुपए का जो मेटेरियल आया था वो अभी 20 रुपए का चल रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 20 रुपीज चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम लीफो फॉलो करेंगे तो मेरे पास बचा हुआ स्टॉक का वैल्यू पुरानी मार्केट वैल्यू पे दिखेगा, मतलब प्रीवियस मार्केट वैल्यू पे दिखेगा, प्रीवियस मार्केट वैल्यू पे दिखेगा, ठीक है। तो ये देखो रियलिस्टिक नहीं हुआ, क्योंकि रियलिटी में तो अभी वो 20 रुपए का हो गया, मैंने एक 10 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, वही रॉ मटेरियल बाद में 11 का हो गया या फिर 12 का हो गया, ऐसे मान लो, ठीक है। तो अगर हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं लीफो बेसिस पे, और हम लोगों ने एक ही बार इशू किया, मान लो, तो ये लीफो में हम लोग ये वाला लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब 12 रुपए वाला इशू करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 10 रुपए वाला और 11 रुपए वाला सामान बचेगा, ठीक है। तो ये पुरानी वैल्यू को बता रहा है। लेकिन सिंपल एवरेज मेथड में क्या होगा, 10 प्लस 11 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 करके हम लोग एक एवरेज प्राइस निकालेंगे, और एवरेज प्राइस जो है मार्केट प्राइस के बराबर होगा, ये देखो, मतलब आसपास होगा, क्योंकि एवरेज कर रहे हैं ना। 11, ठीक है, देखो मार्केट प्राइस के आसपास हुआ, मतलब एटलीस्ट 10 से तो अच्छा है, मार्केट प्राइस के आसपास हुआ। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी अंडर सिंपल एवरेज प्राइस मेथड इज रियलिस्टिक एज कंपेयर टू लिफो। लिफो से वो रियलिस्टिक हो, क्यों, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि लिफो में हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है वो ओल्ड वैल्यू से जो है वैल्यू होगा, ओल्ड वाले वैल्यू से, मतलब जितना पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है उसके रेट पे वैल्यू होगा, क्योंकि हम लोग इशू कौन सा करते हैं, जो न्यू वाला इंटर होता है, ठीक है, जो लास्ट एंटर होता है, इस वजह से। फिर 14th वाला, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज फिक्स्ड एसेट। बोल रहा है कि स्टॉक को हम लोग बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट दिखाते, कभी नहीं हम लोग इसे करंट एसेट दिखाते, स्टॉक कभी फिक्स्ड एसेट नहीं होता है। तो 14th का आंसर फॉल्स हो गया। 15 में अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन, इन्फ्लेशनरी कंडीशन का मतलब जब चीजों का दाम बढ़ रहा है, जैसे आज जो चीज 1 रुपया का है कल 2 हो गया, परसों 3, फिर 4, ऐसे मान लो बढ़ रहा है, FIFO will not show lowest value of COGS, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि FIFO will not show
वैल्यू ऑफ सीओजीएस, सीओजीएस का मतलब इशू प्राइस, ठीक है, सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब हम लोग जो गुड्स बना के बेच रहे हैं, अब गुड्स अगर बना के बेच रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल लगा रहे हैं, तो फीफो बेसिस पे जब हम लोग रॉ मटेरियल इशू करेंगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले ये मटेरियल इशू होगा, आफ्टर दैट ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, एकदम लास्ट में ये होगा, और अगर सारा नहीं हुआ तो जो बच जाएगा बच जाएगा। तो अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब चीजों का दाम अगर बढ़ रहा है, तो फीफो बोल रहा है तो इसमें सीओजीएस कैसे दिखेगा, मतलब इशू प्राइस क्या लोएस्ट दिखेगा कि हाई दिखेगा, तो इशू प्राइस कौन सा दिखेगा, इशू प्राइस हमेशा हमें ये आगे वाला दिखेगा, ठीक है, आगे वाला दिखेगा, और धीरे धीरे प्राइस तो बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, हम एक एक रुपए करके बढ़ा रहे हैं, तो इशू प्राइस हमारा कैसे दिखेगा, इशू प्राइस जो है वो हम लोगों का बोल रहा है नॉट सो लोएस्ट, गलत बोल रहा है, लोएस्ट ही तो दिखेगा, क्योंकि फीफो में अगर करोगे, मान लो हम लोगों ने इशू किया 3 बार, तो ये सारा स्टॉक इशू हो गया, बचा ये, ठीक है, मान लो बचा ये, तो फिर ये जो बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है ये तो हायर वैल्यू पे दिखेगा, हायर वैल्यू पे, और ये फीफो जो है इशू जो किया स्टॉक वो प्रीवियस वैल्यू पे दिखेगा, अभी इन्फ्लेशन है तो प्रीवियस वैल्यू कम होगा, ठीक है, तो वही चीज बोल रहे हैं, फीफो विल नॉट शो लोएस्ट वैल्यू ऑफ सीओजीएस, सीओजीएस का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां से आता है, जो गुड्स हम लोग बेच रहे हैं, कौन सा गुड्स बेच रहे हैं, जो बना के बेच रहे हैं, बनाने में क्या इनकर्ड होता है, कॉस्ट, तो ये कॉस्ट मतलब कौन सा बोल रहा है, तो यानी इशू वाला वैल्यू बोल रहा है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल इशू किया प्रोडक्शन के लिए उसी से तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेगा, ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है, फीफो विल नॉट शो, नहीं, फीफो विल शो लोएस्ट वैल्यू ऑफ सीओजीएस दिखाता है, अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो इशू प्राइस लोएस्ट होगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हाईएस्ट होगा, तो ये आंसर इन्होंने, मतलब ये जो है स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर उसके बाद अंडर LIFO वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी इज बेस्ड ऑन द assumption that costs are charged against revenue in order in which they occur, बोल रहे लिफो सिस्टम में जब हम लोग इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करते हैं तो ये assumption के साथ वैल्यू करते हैं that cost are charged against revenue in order in which they occur, बोल रहा है कॉस्ट को हम लोग रेवेन्यू के अगेंस्ट में चार्ज करते हैं जैसे जैसे ये ऑकर हो रहा है उसके हिसाब से, तो ये तो देखो गलत है, क्योंकि ये तो फीफो वाला सिस्टम बोल दिया, ठीक है, मतलब हम लोग कॉस्ट और रेवेन्यू का मतलब हो गया कि हम लोग ये फीफो में क्या करते हैं, ये वाला ले लिया, इससे जो प्रोडक्ट बना इसको बेच दिया, रेवेन्यू जनरेट किया, फिर इससे जो प्रोडक्ट बना बेच दिया, रेवेन्यू जनरेट किया, तो इसमें तो होता है ना कि जो पहले आया उसको पहले लेंगे, लेकिन यहाँ पर बोला क्या है कि cost are charged against revenue in order in which they occur, LIFO में in order in which they occur कहाँ होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो जो सबसे लास्ट में आए वो सबसे पहले जा रहा है, तो फिर ऑर्डर कहाँ मेंटेन हो रहा है, ऑर्डर मेंटेन का मतलब है जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो सेकंड आया वो सेकंड जाएगा, वो तो फीफो में होता है, वो लिफो में थोड़ी होता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमने गलत बोल रखा है, मतलब ये फॉल्स होगा आंसर। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये बात सही है, ठीक है, तो AS2 का जो रूल्स है ना कि कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच, कंजर्वेटिज्म अप्रोच का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मेरे किसी चीज का कॉस्ट है 12 रुपीज और मेरा उसका NRV है 13 रुपीज, मतलब वो कॉस्ट है 12 रुपए का, लेकिन उसे बेचेंगे तो हमें 13 मिलेगा, बेचेंगे तो मिलेगा, अभी बेचा नहीं है, ठीक है, तो हमें कैसे रिकॉर्ड करनी बोल रहा है, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर, यानी 12 रुपए में रिकॉर्ड करना है, तो ये कंजर्वेटिज्म अप्रोच है, क्यों, क्योंकि हमें पता है बेच के 30 बाई चांस अगर ना बिका, बाई चांस अगर ना बिका तो हमारा 1 रुपए का लॉस होगा, हम लोगों ने 13 रुपए में रिकॉर्ड किया, बाई चांस ये 13 रुपए में नहीं बिका तो हमारा तो लॉस हो जाएगा, तो कंजर्वेटिज्म अप्रोच ये बोल रहा है कि हम लोग लॉस मतलब प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, एक्चुअली प्रूडेंस नेचर ये होता है, ठीक है, अकाउंट्स का, कि हम लोग फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को बुक नहीं कर सकते, 12 रुपए का चीज 13 रुपए में बिकेगा, फ्यूचर में तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर लॉस होगा ऐसा हमें ऐसा अगर हमें मौका मिल रहा है कि हाँ फ्यूचर में हो सकता है कि ये लॉस में बिके तो लॉस बुक कर सकते हैं, इसीलिए कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर लिया जाता है, ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म अप्रोच इसे ही बोलते हैं कि ये बात कंजर्वेटिज्म नेचर को दिखाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज हायर, नहीं, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर ये होता है, तो इसका मतलब ये वाला भी हम लोग का फॉल्स है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं द अमाउंट ऑफ परचेज इफ दिस वन, तो हमें परचेज का वैल्यू बताना है, तो देखते हैं परचेज का वैल्यू कितना होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री 5800, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस COGS
इक्वल हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें वही निकालने बोला है। तो परचेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 6000, ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। 5800 माइनस 80,700, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 6000, मतलब यहाँ माइनस 6000 ये लिखना पड़ेगा। तो 80,900 हम लोग का आंसर होगा, मतलब ऑप्शन सी, 80,900, ये ऑप्शन सी हो जाएगा 1 का। अच्छा, फिर सेकंड वाला देखते हैं। एवरेज इन्वेंट्री 12,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके। तो ये इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है 12,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 3,000 मोर देन ओपनिंग है। तो ओपनिंग x अगर है तो क्लोजिंग हो जाएगा x प्लस 3,000 डिवाइडेड बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, 2x प्लस 3,000 इक्वल टू हो गया 24,000। तो 2x इक्वल टू 21,000, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,500। 10,500 एक्स का वैल्यू आ गया। एक्स हम लोगों ने क्या माना था, ओपनिंग, हमें पूछा है क्लोजिंग कितना होगा। तो 10,500 उसमें 3,000 ऐड कर देंगे क्योंकि हमें तो क्लोजिंग निकालना है। तो 13,500, यानी कि ऑप्शन 2 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है वाइल finalizing the current year's profit, the company realized that there was an error in the valuation of closing inventory in the previous year। मतलब जब इन्होंने अपना प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट, तो इन्होंने देखा कि इन्होंने क्लोजिंग इन्वेंट्री को गलत कैलकुलेट किया था प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000 ज्यादा वैल्यू किया था, मोर बाय 50,000, ठीक है। तो फिर क्या प्रॉफिट का इंपैक्ट आएगा, तो जिस साल क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा हुआ था तो प्रीवियस ईयर हुआ था, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी ज्यादा दिख रहा है 50,000 से। और ये जब नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक के तौर पे ट्रांसफर हुआ है तो इसका प्रॉफिट कम दिख रहा है 50,000 से, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के साथ जो है रिवर्स होता है और क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रोपोर्शनेट होता है प्रॉफिट। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है और करंट ईयर का प्रॉफिट कम दिख रहा है। तो आंसर क्या होगा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड, ये तो ठीक है। करंट ईयर नहीं, करंट ईयर का ओवरस्टेटेड नहीं होगा, उल्टा होगा। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड, करंट ईयर अंडरस्टेटेड, ये ठीक है। तो ये हम लोग का थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। फोर्थ नंबर में देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर क्वार्टर कंपनी, क्यू कंपनी, सॉरी, क्यू कंपनी 21-22, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, टोटल सेल्स, ओपनिंग गुड्स, ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000, प्लस क्या निकालेंगे, प्लस यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक है, ऐसे आंसर होता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सीओजीएस इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है। तो ओपनिंग स्टॉक 20,000। अच्छा, परचेज मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ कुछ भी परचेज का डेटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अच्छा ये बता दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज मिला के होता है सीओजीएस अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। ये तो हम लोगों ने बार बार देखा है कि इतना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज मिला के मुझे दे रखा है 1 लाख, ठीक है। सीओजीएस कितना है, बोल रहा है कि सेल कितना हुआ है 80,000 और उस पे प्रॉफिट कितना है 25%। तो 80,000 पे अगर 25% प्रॉफिट बुक करते हैं तो कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। सीओजीएस आ जाएगा 80,000 इंटू 25%, तो ये हो गया हम लोग का 20,000 माइनस 80,000 यानी 60,000, ठीक है। ये हो गया 60,000। 60,000 हो गया सीओजीएस, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 40,000, इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा 1 लाख और जो है 60,000 लेस करने से आंसर आ जाएगा 40,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन मे भी किसी चीज में एडजस्टमेंट में दे दे, मे भी फाइनल अकाउंट्स में भी दे सकता है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज का डेटा हमें दे दिया था, वो पढ़ के समझना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज का मतलब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। और उसमें से जो बिक गया उसको उसका सीओजीएस निकाला, फिर क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया। फिर बोल रहा है इफ द प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट देन इट इज सेल पे कितना होगा, तो 25% मतलब 25 यानी कि 1/4, ठीक है। 1/4 ऑन कॉस्ट, तो ये प्रॉफिट ये कॉस्ट, तो सेल पे कितना होगा, प्रॉफिट बाय सेल, प्रॉफिट 1 सेल वैल्यू। अगर 1 रुपए का प्रॉफिट होता है 4 रुपए के कॉस्ट वाले चीजों को
बेच के, ठीक है। तो इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 1/5, क्योंकि कॉस्ट अगर 4 रुपया, प्रॉफिट 1 रुपया, तो 1/5 ये हम लोगों ने फर्स्ट डे डिस्कस किया था, तो ये हो गया हमारा 20%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा, अब 6 नंबर में देखते हैं, गुड्स परचेस्ड 1 लाख, सेल्स 90,000, मार्जिन 20% ऑन कॉस्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सीओजीएस इक्वल टू हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, परचेज हमें दे रखा है 1 लाख, सेल्स 90,000, मार्जिन बोला है 20% ऑन कॉस्ट, तो मुझे सीओजीएस निकालना है। तो सीओजीएस कैसे निकालेंगे? सेल्स कितना है 90,000, इसमें से मुझे क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट को आउट करना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना लेंगे? ये तो कॉस्ट पे 20% बोला है, तो कॉस्ट पे जब 20% है मतलब 1/5, तो सेल पे कितना हो जाएगा? 1 रुपया प्रॉफिट, ये कॉस्ट है तो सेल वैल्यू 1/6, तो ये 1/6 हो जाएगा। तो 90,000 का 1/6 देखते हैं कितना होता है, माइनस 90,000, तो ये हो गया 75,000, ठीक है। सीओजीएस हो गया 75,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 75,000, तो ये क्लोजिंग स्टॉक, तो 1 लाख माइनस 75,000 यानी 25,000, तो आंसर होना चाहिए 6 नंबर का सी, ठीक है। तो ये हम लोग का कैलकुलेट होके आ गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन का एग्जाम्पल हम लोगों ने काफी सारा, जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे तो भी मैंने अपने मन से कुछ एग्जाम्पल्स दिया था, ठीक है। अच्छा, 7th नंबर का देखते हैं, यहाँ पर बोला है ए कंपनीज फॉलोड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इट्स इन्वेंट्री, द डिटेल ऑफ इट्स परचेज एंड इशू ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, हमें इन्वेंट्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री है 50, जिसका वैल्यू है 2200, तो उसका रेट कितना हो जाएगा? 2200 डिवाइडेड बाई 50 करने से पता चलेगा 44 रुपीज करके, ठीक है। फिर से और परचेस किया है 100 यूनिट 47 वाला, तो ये हो गया 4700, ठीक है। फिर इशू किया है 50 यूनिट। अच्छा, ये 50 था और ये 100 परचेस किया, तो दोनों को मिक्सड अप करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एवरेज कर रहे हैं। तो अभी 150 है हमारे पास और ये टोटल करने से 6900, तो 6900 डिवाइडेड बाई 150 करने से हमें पता चल जाएगा रेट कितने का चल रहा है, तो रेट हो गया 46, ये मिक्सड अप कर दिया हमने, ठीक है। इशू हुआ है 50 यूनिट इशू हुआ है 46 करके ही होगा क्योंकि एवरेज रेट लेना है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 2300, ठीक है। अभी बचा कितना? 100, और 6900 माइनस 2300 करने से कितना बच रहा है? 4600, तो रेट कितना है? 46 वाला ही अभी बचा हुआ है। इसके बाद बोला है परचेस हुआ है 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 48, तो 200 एट द रेट ऑफ 48 करके कितना हो जाए? 9600, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना हुआ? 100 था और 200 आ गया 300, 4600 प्लस 9600, तो ये टोटल कितना हो गया? 14200 डिवाइडेड बाय 300, तो ये आंसर हो गया 47.33, मतलब ये बात 47.33, ठीक है। तो ये वैल्यू है, ये उसका रेट है, ठीक है। तो 7th नंबर का आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। एक छोटा सा वेटेड एवरेज मेथड हमें दे रहा है। अच्छा, अब 8th नंबर, द कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ सेल्स किसके साथ बराबर होता है? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 8th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने से तभी तो पता चलेगा कि सीओजीएस या कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, ठीक है। इन्वेंट्री इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर करंट एसेट, इन्वेंट्री यानी स्टॉक को हम लोग कहाँ दिखाते? करंट एसेट के अंडर दिखाते हैं, तो 9th का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। 10th नंबर में बोला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट परमिट फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो एक्चुअली लीफो होगा इसका आंसर, वो मैंने नहीं बोला है, भी बोल देते। लीफो इसीलिए होगा क्योंकि लीफो में क्या प्रॉब्लम ये है कि बोल रहा है कि जो सामान बाद में आया, सबसे एंड में आया, उसको पहले यूज करो, लेकिन ये मेथड कैसा अजीब सा नहीं है, तो फिर मेरा पुराना चीज तो जल्दी खराब होगा, पुराना चीज जल्दी पुराना हो जाएगा, तो मैंने पहले जो चीज खरीदा उसको हम यूज नहीं कर रहे। मान लो तुम लोगों ने 10 पेन खरीदा, ठीक है, अब उसके बाद फिर और 5 पेन खरीद लिया, अब लीफो बोलेगा कि नया जो पेन खरीदा सबसे लेटेस्ट उसको यूज करो, तो बाकी पड़े पड़े तो खराब हो जाएगा, तो इसीलिए और भी बहुत सारा रीजन है, तो इस वजह से इसे क्या किया गया है, इस मेथड को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिशन नहीं देता है करने का, लेकिन हमें
सिखाया जाता है तो हम सिखा दिए, ठीक है। बाकी लिफो का परमिशन नहीं होता है प्रैक्टिकल यूज करने का, क्योंकि एस मना कर रखा है। फिर बोला है विच इन्वेंट्री कॉस्टिंग फॉर्मूला कैलकुलेट्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कंसिडरिंग दैट इन्वेंट्री मोस्ट रिसेंटली परचेज हैज नॉट बीन सोल्ड। अच्छा, तो जो सबसे रिसेंटली परचेज हो रहा है वो नहीं बिकेगा, तो इसका मतलब रिसेंट वाला रह जाना चाहिए। तो रिसेंट वाला रहेगा किसमें, अगर हम लोग फीफो फॉलो करेंगे, क्योंकि फीफो में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो रिसेंट मेटेरियल है वो रह जाता है। तो 11 का आंसर हम लोग का फिर क्या हो जाएगा, ए होगा। वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कंजर्वेटिज्म अप्रोच होता है, ठीक है, कि हम लोग फ्यूचर के प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट फ्यूचर के लॉस, फ्यूचर में होने वाले लॉस को हम लोग चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसे प्रूडेंस नेचर बोला जाता है अकाउंटिंग में, ठीक है। और अंडर इन्फ्लेशन ट्रेंड, अगर इन्फ्लेशन मतलब चीजों का दाम अगर बढ़ रहा है, आज 1 रुपया, कल 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसा, तो विच ऑफ द मेथड विल शो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अगर 5 रुपए वाला स्टॉक रह जाएगा, इनमें से वही हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री रहेगा। ये कब रहेगा, अगर इसे इशू नहीं किया जाएगा। तो कौन सा इशू होना चाहिए, पहला वाला। तो पहले इशू होगा तो ये कौन सा मेथड कहलाता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस केस में हम लोग का जो है हाई इन्फ्लेशनरी ट्रेंड अगर है तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दिखता है। तो 13 का आंसर ए हो जाएगा। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट कंसीडर हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कौन सा मेथड हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉलो नहीं करता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड तो हमारा फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज होता है। तो जो रिटेल प्राइस मेथड है, जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, हमारे कोर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, इसी को रिटेल प्राइस मेथड बोला जाता है। ये हमारा नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है, इसे रिटेल प्राइस मेथड भी बोलते हैं। 14th नंबर का आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। और ये पॉइंट ना मैंने ये वाला बात लास्ट क्लास में लिखवाया था, हम दिखाते हैं, दिखा देते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है, कहाँ गया ये, इसे ट्रेडिंग रूट्स, एक सेकंड, इसके बाद वाला पॉइंट, इसका मतलब यहाँ पर ये रहा, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, इसको रिटेल इन्वेंट्री मेथड भी बोला जाता है। वो पहले दिन भूल गए थे तो यहाँ पर मैंने इसको लिखवाया था, ठीक है। तो रिटेल प्राइस मेथड ये होता है। तो 14 का आंसर सी हो, ठीक है। तो इसके साथ देखो हम लोग का ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग वो पार्टनरशिप को ही लगातार बाकी सारे क्लास में करते जाएंगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। बाय मैम।